दिस इज सौम्या श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉलिसिटर लॉ। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एजेंसी इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, एजेंसी बाय कोहिबिटेशन एंड एजेंसी बाय इन नेसेसरी और इमरजेंसी। ठीक है, तो इन सिचुएशंस पे कैसे एजेंसी जो है क्रिएट हो जाएगी, यू कैन नाउ डिस्कस, यू कैन अंडरस्टैंड हियर ओनली। ओके, तो अगर आप मेरी एजेंसी के कॉन्सेप्ट्स को नहीं देखे कि व्हाट आर द एजेंसीज एंड व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ एजेंसी, व्हाट इज रेटिफिकेशन बाय एजेंसी, तो यू कैन सी इट। ठीक है, तो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देख के आइए, तो आपको सब समझ में आएगा। एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल, इट इज माई रिक्वेस्ट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एजेंसी इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। ठीक है, तो सबसे पहले एजेंसी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको उसको समझ में आ रहा होगा कि एजेंसी क्या है। एजेंसी क्या होती है कि एजेंसी में टू पर्सन होते हैं, वन इज अ प्रिंसिपल एंड अनदर इज अ एजेंट। एजेंट इज अ पर्सन हु एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ अ प्रिंसिपल। ठीक है, वो बिहाफ पे किसके वर्क करता है, प्रिंसिपल के बिहाफ पे करता है। ठीक है, उसको हम कह रहे हैं एजेंसी कर रहे हैं, एजेंसी कह रहे हैं। तो एजेंसी कैसे कैसे क्रिएट, हस्बैंड और वाइफ में के रिलेशनशिप को भी हम एजेंसी कहेंगे। जैसे समझते हैं कि हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, ऑपरेशन बाय लॉ है। ऑपरेशन बाय लॉ का मतलब है कि हम एक जो लॉ है ना, वो प्रिज्यूम कर लेती है, या उसका लीगल कंसीक्वेंस होता है या रिजल्ट होता है, हम प्रिज्यूम कर लेंगे कि दैट इज ऑपरेशन बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ फादर डाइज देन अ पर्सन इज अ लीगल हियर्स आर डॉटर सन। तो वो क्या है, ऑपरेट कर रही है लॉ की कि बाप के मरने के बाद जो बेटा बेटी है उसके हकदार है उसके प्रॉपर्टी को। ये कैसे हो रहा, ऑपरेशन बाय लॉ, ये प्रिज्यूम कर ले रही है कोर्ट, इसी को कहते हैं ऑपरेशन बाय लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ऑपरेशन ऑफ लॉ से रिलेट कीजिए कि वाइफ इज प्रिज्यूम टू हैव अ इम्प्लाइड अथॉरिटी टू द प्लेज हस्बैंड क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, एजेंसी क्या होता है, एजेंसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम किसी किसी के बिहाफ पे वर्क करते हैं। अगर मान लीजिए वाइफ जो है किसी दुकान पे सामान लेने जाती है, दैट इज प्रिज्यूम टू बी अ हस्बैंड एक्ट। वाई, क्योंकि वो उसकी एक्ट पे वर्क कर रही है विदाउट द परमिशन ऑफ ए हस्बैंड। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको अच्छे से। ठीक है, तो एक केस भी था कि द हस्बैंड बिकम्स बाउंड टू द वाइफ परचेज एंड दे आर फॉर हाउस होल्ड नेसेसरी। और वहां पे हस्बैंड जो होता है ना, बाउंड हो जाता है, दे आर लीगली बाउंड टू एक्सेप्ट एंड पेज द डेब्ट ऑफ अदर्स। मान लीजिए कि कुछ वाइफ ने किसी चीज से मान लीजिए कि कोई एक्ट ऐसा किया जिस पे डेब्ट आ जाता है, किस पे, प्रिंसिपल पे। प्रिंसिपल कौन है यहाँ पे, हस्बैंड है। तो प्रिंसिपल इज अ लाइवर फॉर द पेइंग द डेब्ट। ठीक है, क्योंकि वो एजेंसीज की तरफ वो बिहाफ किसके वर्क पे बिहाफ पे कर रही है, वो प्रिंसिपल पे के हस्बैंड के बिहाफ पे कर रही है। ठीक है, when does it not apply, if the husband expressly forbids from the incurring debt। अगर husband जो है ना expressly forbids किया है, मान लीजिए कि husband और wife है, द पर्सन गिविंग मेंटेनेंस, वाइफ को वो मेंटेनेंस दे रहा है, उन दोनों का डिवोर्स हो चुका है, तो वो सिर्फ उसी चीज के लिए लाइबल है, मेंटेनेंस के लिए। वो लग्जरी आइटम्स के लिए और आपके आपके फैंसीज लाइफ के लिए या आपके स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसको मेंटेनेंस से समझिए। वैसे ही जिस चीज के लिए फॉरबिड्स किया है इनकरिंग डेब्ट्स वाइफ को, उस चीज के लिए वो अलाउड नहीं है कि हस्बैंड पे करे। ठीक है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ जो रिलेशनशिप है ना, फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप है। आई कैन डू, ठीक है, फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप पे बेस्ड है वो। तो वाई फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप्स आर दोज रिलेशनशिप व्हिच आर बेस्ड ऑन ट्रस्ट, व्हिच इज प्रिज्यूम्ड टू बी हैव टू बी बिल्ड इन अ ट्रस्ट। ठीक है, वो ट्रस्ट के बेसिस पे होता है। जैसे डॉक्टर और पेशेंट्स का जो होता है ना, फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप है। एडवोकेट और क्लाइंट का रिलेशनशिप क्या है, फ्यूडिशियरी रिलेशनशिप है। ठीक है, दे आर बेस्ड ऑन द ट्रस्ट। तो इसी तरह तो यहाँ पे एजेंसीज भी रिलेट कर रहा है ना। देखिए एजेंसी को कैसे हस्बैंड और वाइफ से रिलेशनशिप पे है, क्योंकि जो वाइफ है ना वो किसके बिहाफ पे काम कर रही है, हस्बैंड के। तो हस्बैंड इज अ प्रिंसिपल हियर एंड वाइफ इज अ एजेंट। सो हस्बैंड इज अ लाइबल फॉर द लाइबिलिटीज एंड ऑल द डेब्ट्स। ठीक है,
और वो कहाँ अप्लाई नहीं होगा, दो जो जो एक्ट जो है फॉरबिड्स किया है वाइफ को, अगर वाइफ ऐसा करती है उस एक्ट को भी करती है, तो हस्बैंड जो है लाइबल नहीं होगा। इफ द आइटम्स आर, फॉर एग्जांपल, इफ द आइटम्स आर परचेज लग्जरीज नॉट नेसेसिटी, वो जरूरी नहीं है, दे आर लिविंग, इफ दे आर नॉट लिविंग टुगेदर, वो साथ नहीं रहते, फॉर एग्जांपल ये मेंटेनेंस का है कि अगर वाइफ हस्बैंड साथ नहीं रहते हैं और वो इसके एक्ट पे जाती है, कुछ सामान ले लेती है, बट उसको पति मना किया रहता है कि तुम उस चीज को मत, तो वो जाके, अगर पत्नी जाके कोर्ट में कहती है कि मैं जो ली थी मैं इस चीज को नहीं दूंगी क्योंकि मेरा प्रिंसिपल जो है मेरा हस्बैंड वो लाइबल है, तो हस्बैंड भी दिखाएगा ना कि आई एम नॉट लाइबल फॉर दिस बिकॉज आई एम फॉरबिडिंग दिस फ्रॉम इनकरिंग दैट टाइप ऑफ डेट, दे कैन शो इट। ओके, एक एग्जाम्पल था देव एंड मिसेस मेलन का, हेल्ड वाज अ वाइफ कैन नॉट बाइंड द हस्बैंड बाय हर परचेज अनलेस शी वाज एक्टिंग एज हिज एजेंट, जब तक वो एजेंट की तरह वर्क नहीं, एजेंट की तरह वर्क करने का मतलब होता है कि वैलिड एसेंशियल्स भी जरूरी है। एजेंट एजेंट हम तभी कहेंगे इफ दे आर वैलिड एसेंशियल्स ऑफ एजेंट, दे आर कॉम्पिटेंट टू डू दिस एंड दे आर म्यूचुअली अग्रीड, म्यूचुअली अग्रीड होंगे तभी तो एजेंट की तरह वो कितना भी वर्क करे। जब वैलिड ही एसेंशियल्स नहीं है एजेंट के, तो कैसे कहेंगे कि वाइफ जो है वो एजेंट की तरह वर्क किए। ये कुछ एसेंशियल्स भी अगर आप उसको देखिए जाके, एसेंशियल्स की एसेंशियल्स क्या है कि म्यूचुअल अग्रीमेंट होना चाहिए प्रिंसिपल में और एजेंट में, कि म्यूचुअली अग्रीमेंट कि हाँ तुम इस काम ही करोगे, इसके रडार नहीं जाओगे। बट यहाँ पे क्या है, इसके रडार के बाहर जा रही है। जब हस्बैंड फॉरबिड्स किया है तो क्या जरूरत है वाइफ को करने के लिए, अगर वाइफ ऐसा करती है तो प्रिंसिपल इज नॉट लाइबल, मीन्स हस्बैंड इज नॉट लाइबल फॉर दैट। ठीक है, उसके बाद है टू, एजेंसी बाय कोहिबिटेशन। कोहिबिटेशन का मतलब क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द कपल्स, ठीक है, या हस्बैंड और वाइफ, कपल्स क्या हुए, हस्बैंड और वाइफ, ये थोड़ा ब्रॉडर प्रिंसिपल है। यहाँ पे क्या है ना कि मैरिज को यहाँ पे नहीं दिया गया। मान लीजिए कि लिव इन रिलेशनशिप वो जो होता है उनके बीच में कोहेबिटेशन भी तो होता है, तो द कपल्स मतलब मेल मेंबर और फीमेल मेंबर है, वो साथ रह रहे हैं कपल्स, तो वहां पे भी एजेंसी क्रिएट हो जाती है। अगर वहां पे लड़की कुछ ऐसा करती है तो प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर दैट। इट इज अ ब्रॉडर प्रिंसिपल वेयर द पर्सन लिविंग विद अनदर विद अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, घरेलू की तरह रह रहे हैं, may be presumed have an implied authority to act other behalf in a daily matters। तो वाइफ जो लड़की है वो लड़के के बिहाफ पे काम कर सकती है क्योंकि वो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आ रहे हैं। दे अगेन दे आर नॉट दे आर नॉट अ हस्बैंड वाइफ बट स्टिल दे आर लिविंग एज अ डोमेस्टिक रिलेशनशिप, दो दे आर कम्स इन द लिविंग रिलेशनशिप। अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में है और डोमेस्टिक रिलेशनशिप की तरह रह रहे तो दे आर अ क्रिएशन ऑफ अ एजेंसी और वो एक दूसरे के बिहाफ पे काम कर सकते हैं। को एजेंसी बाय कोहेबिटेशन मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन द कपल्स, ठीक है, तभी माना जाए कि वो डोमेस्टिक, तभी तो हम मान रहे हैं कि डोमेस्टिक रिलेशन पति और पत्नी कैसे रहते हैं, सिंपल वैसे इसको प्रिज्यूम करें। कॉमनली अप्लाइज इन द हस्बैंड एंड वाइफ एंड लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। द पार्टी मस्ट प्रूव दे आर रीजनेबली बिलीव दैट द पर्सन हैज अथॉरिटी, बट थर्ड पार्टी को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि दे आर रीजनेबली बिलीव दैट द पर्सन हैज अथॉरिटी। यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन है, मान लीजिए कि जो कपल्स हैं ए और बी, ठीक है, ए मान लीजिए मेल है और बी फीमेल है, ये दोनों साथ रह रहे हैं, दोनों का सेक्सुअल इंटरकोर्स रिलेशनशिप है। बी क्या करती है, सी से कुछ सामान ले आती है, ये सोच के कि ये और इसके इसके बिहाफ पे ला रही है क्योंकि ये एक मानते हैं कि मैं एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हूँ, आई कैन डू बिकॉज मेरे को ऐसी अथॉरिटी है कि मैं वाइफ की तरह ट्रीट हो रही हूँ और होती भी है। तो सी जो है ना, ये प्रूफ, सी को ये प्रूफ करना पड़ेगा। जब सी बी ने सी को डेप्थ नहीं दिया तो यहाँ पे ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एज यूजुअल, ठीक है। तो यहाँ पे सी को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों का रिलेशनशिप जो है ना एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप का है, द एजेंट, और यहाँ पे एजेंसी बाय कोहिबिटेशन प्रमोट हुआ है, यहाँ पे है। थर्ड पार्टी को ये प्रूफ करना, बर्डन ऑफ प्रूफ इस पे लाइज करेगा ना कि इस पे लाइज करेगा या इस पे करेगा। जब बी ने सी को डेप्थ नहीं दिया तो सी एक्शन ले सकता है ए के लिए क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है, बट सी को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि दे आर प्रिज्यूम टू बी अ हस्बैंड वाइफ और दे आर लिविंग इन रिलेशनशिप एंड दे आर द एजेंसी ऑफ ए कोहिबिटेशन आर देयर बिटवीन टू, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी।
एजेंसी बाय नेसेसिटी मैंने पढ़ाया था कि एजेंसी बाय नेसेसिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि कुछ एजेंसीज जो होती हैं ऐसे क्रिएट होती हैं कि पहले म्यूचुअली अग्रीमेंट नहीं होता बट प्रिज्यूम कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने दिया था कि अगर मान लीजिए कोई ए पर्सन है, उसने क्या किया कि एक गुड्स भेजा बाय बी को बाय शिप के द्वारा। तो जो वहां पे शिप है ना, जहाँ पे होता है वहां पे एक कैप्टन था जिसको पता था कि अगर वो जो गुड्स भेज रहा है वो सामान डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो उसने क्या किया, बी को ना देके कहीं दूसरी जगह पहुंचा देता है। मान लीजिए कि ए को ही वापस इस रूट से मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होता है जिससे हो सकता है कि जो आपका गुड्स होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसने क्या किया, ए को पहुंचा दिया। तो यहाँ पे भी एजेंसी हो जाएगा क्योंकि ए ने किसके बिहाफ पे वर्क किया, बी ने नहीं सॉरी सी जो यहाँ पे बी को गुड्स भेजा, सी ने यहाँ पे कैसे वर्क किया है, ए के बिहाफ पे, क्योंकि उसके उसके बिहाफ पे वो वर्क किया जो कि उसका वर्क नहीं था, बट वो गुड इंटेंशन में किया, एक्ट इन अ गुड फेथ और रियल इमरजेंसी में, क्योंकि अगर वो नहीं वापस करता तो हो सकता है कि सामान डिस्ट्रॉय हो जाता है, ये अर्जेंट सिचुएशन में। तो यहाँ पे भी एजेंसी क्रिएट हो जाती है। द एक्ट मस्ट बी रीजनेबल नेसेसरी अंडर द सर्कमस्टांसेस, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिससे एजेंसी जो है क्रिएट हो गई। ठीक है, इसको कहते हैं एजेंसी बाय नेसेसिटी। ठीक है, एग्जाम्पल है A career selling a perishable goods in a transit due to the breakdown or delay. A wife buying a food on a credit when the husband abandons with her without money. ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये आपका जो है तो आपका था एजेंसी बाय हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, एजेंसी बाय कोहेबिटेशन, एजेंसी बाय नेसेसिटी। ये आपका कॉन्सेप्ट खत्म हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Thank you.